नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले 3 बड़े केंद्रों पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ वैज्ञानिकों से मिलेंगे बल्कि वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे भी। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस 6 करोड़ 13 लाख को बीमार कर चुका है। 14,37,000 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। हर तरफ वायरस को मात देने वाली वैक्सीन की खोज है। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते वैज्ञानिक कभी वैक्सीन के करीब पहुंचते हैं, कभी हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आता है। वैक्सीन बनाने की इस दौड़ में भारत न सिर्फ शामिल है बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के शोध के बेहद अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। पूरे देश को कामयाबी की उम्मीदें बंधी। बेसब्री से हो रहे इस इंतजार के बीच पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से खुद मुलाकात करने का फैसला लिया है। पीएम 3 अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे जहां अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम सबसे पहले अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का जायजा लेंगे, फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे और आखिर में हैदराबाद में भारत बायोटेक पहुंचेंगे। तीनों ही जगह तैयारियां जोरों पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे हैं। एसपीजी की भारी भरकम तैनाती कर दी गई है। वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरे में करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकेंगे और प्रधानमंत्री जाइडस बायोटेक पार्क जो है उसका ब्यौरा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है जाइडस बायोटेक पार्क, जहाँ पे जो कोविड की वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा रहा है। जाइडस का ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल के दूसरे स्टेज पर है और यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है ज़ाइकोवी-डी, जिसको अलग तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये प्लाज्मिड डीएनए के आधार पे ये पूरा वैक्सीन बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का ट्रायल चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है, जबकि हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार कर रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टेस्ट से गुजर रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही, लेकिन वैज्ञानिकों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब ट्रायल के स्टेज 3 में प्रारंभिक आंकड़ों में 2 अलग अलग तरह के प्रभाव दिखे। वैक्सीन डोजिंग के एक तरीके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 90% असरदार पाई गई और दूसरे तरीके में 62% असरदार रही। यही वजह है कि कंपनी ने एक बार फिर से जांच का मन बनाया है। ये वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। ये ट्रायल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन के उत्पादन का जायजा लेने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटा प्रधानमंत्री इस इंस्टीट्यूट में रहेंगे, यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट से मिलेंगे, कंपनी के सीईओ, चेयरमैन, इनसे भी मुलाकात होगी। वहीं भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसकी इजाजत मिल चुकी है। तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन की यह खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। देश के सबसे भरोसेमंद अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर के चीफ डॉक्टर एमवी पद्म श्रीवास्तव और 3 वॉलेंटियर्स को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। एम्स के साथ साथ कोवैक्सीन का ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ये ट्रायल कई अस्पतालों में शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। हमने यहाँ वैक्सीनेशन का काम कल से स्टार्ट कर दिया है
हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर्स इंक्वायरी के लिए आते हैं और इसमें से हमने कल 5 लोगों को ये वैक्सीनेट कर दिया है और अभी तक उनके यहाँ से कोई ऐसा कॉल नहीं आया है कि उनको कोई मुश्किल पड़ी हो, कोई तकलीफ हो, कोई हेल्थ इश्यू हो। कुल मिलाकर भारत के वैज्ञानिक भी इतिहास रचने की दौड़ में हैं। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन की खोज अभी जारी है। ट्रायल भले ही आखिरी दौर में है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा पर सबका फोकस रहेगा। वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स में प्रधानमंत्री का जाना यह बताता है कि सरकार और पूरा सिस्टम वैक्सीन को लेकर कितना गंभीर है और इसके पीछे उम्मीदों की कितनी लंबी कतार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं सुबह सुबह और आपको बता दें कि डीडीसी चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे का वक्त है जब वोटिंग शुरू हुई है। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 1427 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। डीडीसी के साथ साथ पंचायत उपचुनाव भी आज हो रहे हैं और कुल मतदान केंद्र 2146 बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके अलावा 280 निर्वाचन क्षेत्र भी बनाए गए हैं। 1427 उम्मीदवार जो किस्मत आजमा रहे हैं और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि पहले ही काफी अलर्ट था चुनावों को लेकर। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी, आतंकी गतिविधियां काफी पिछले कई दिनों से तेज थी और उसी को लेकर सुरक्षा के अब तगड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज सुबह खबर आ रही है कि बस कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे किसान नेताओं की बैठक होनी है और इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। वैसे बता दें कि हरियाणा और यूपी से किसानों को दिल्ली जाने की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीती रात सिंघू बॉर्डर और मेरठ में दोराला टोल प्लाजा पर किसानों की रात कटी है। एक और रात कट गई, लेकिन जिंदगी का अंधेरा कब छंटेगा? दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के मन में यही सवाल घुमड़ रहा है। कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे अन्नदाता दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर बीती रात डटे रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, घुप अंधेरा और सर्द रात, लेकिन मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए किसान। कृषि कानून को किसान डेथ वारंट बताकर सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन तो होगा हर हाल में। सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए। सरकार अगर बातचीत करती है तो बहुत बड़ी बात है। सरकार अगर बात करेगी तो हम यहीं से जाकर सरकार से बात कर लेंगे। अगर हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कानून वापस ले लेगी सरकार, हमारी फसलों को खरीदने का, क्रय करने का कानून बन जाएगा, एमएसपी ना तोड़ने का हमें मतलब कानून बना देगी सरकार, तो हम इस पे मतलब आंदोलन करने का हमें कोई शौक नहीं है, कोई चाव नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े लिखे लोग हैं जो इसको पूरी तरह स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने इसे निकाल लिया इसका रिजल्ट कि ये कानून है जो ये किसानों की मौत का डेथ वारंट है और ये किसी का हाल में किसान स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया है, लेकिन किसान पसोपेश में हैं। लिहाजा आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की सुबह 8 बजे बैठक है। इसी बैठक में तय होना है कि आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन को जारी रखा जाए या फिर बुराड़ी मैदान जाकर आवाज बुलंद की जाए। किसानों के 32 संगठन आंदोलन में शामिल हैं। जिस बॉर्डर को तोड़कर किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, उसे हरियाणा सरकार ने खोल दिया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार बार बार किसानों से मिलने की बात कह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की मुलाकात का ऑफर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को
आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता, हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। यूपी में भी किसानों की रात मेरठ के दौराला टोल प्लाजा पर कटी, लेकिन यूपी पुलिस ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है। सुबह 9 बजे से ही दिल्ली की ओर यूपी के किसान मार्च करेंगे। ये तो आंदोलन पूरे जो आज वाला आंदोलन है, ये यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर से इकट्ठे थे हम, और ये पूरे प्रदेश भर में हर जिले पे ये आंदोलन है। और जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनको सबको कह दिया कि आप दिल्ली, जो नज़दीक के लोग यहाँ के हैं वे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, और जो गांव में भी लोग हैं वे पूर्ण रूप से नजरें गड़ाए हुए हैं कि हालात क्या होगी, तो उसी हिसाब से वो सेकंड फेज वाले लोग हमारे साथ में आए। जिन किसानों के दम पर देश का चूल्हा जलता है, उनकी बातें जरूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए आंदोलन कर रहे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। बातचीत के टेबल पर बैठ के ही आगे का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। अन्नदाताओं की समस्या को दूर की जा सकती है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान देश का पेट भरते हैं, लेकिन पेट भरने वाले किसान अगर सत्ता की चौहद्दी पर खड़े होकर संघर्ष करने लगे तो उस संघर्ष की गूंज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसान आंदोलन में बिल्कुल वही हो रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों की मांग दिल्ली की सीमा पर अपने लिए इंसाफ को लेकर है, लेकिन लगे हाथ किसानों के सवाल पर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। ये किसानों की नवंबर क्रांति है। ये हक की वो आवाज है जो दिल्ली की फिजाओं में गूंजने को मचल रही है। ये आक्रोश की वो चिंगारी है जो ठंडे पानी की बौछारों से बुझती नहीं दिख रही। इन आंखों में बेबसी के वो आंसू हैं जो किसी आंसू गैस से धुलते नहीं दिख रहे। तो ये दिल्ली मार्च बता रहा है कि हल चलाने वाले किसान अपने खेती किसानी की मुश्किलों का हल निकालने के लिए किस हद तक बेचैन हो उठे हैं। 3 ऑर्डिनेंस पास किया, वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे, ना रुकेंगे। अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। ये MSP रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे करते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और ले आए भी हम MSP नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसके लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे। कौन है ये किसान? आखिर क्या है इनका दर्द, इनकी बेबसी, जिसने इन्हें अपने गांव से, खेत खलिहानों से उठकर दिल्ली दरबार तक आने के लिए मजबूर कर दिया? इनकी मासूमियत और आक्रोश का सीधा नाता है या इसके पीछे किसी की सियासत भी काम कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप देखिए कि सादगी, संतोष और अहिंसा में जीने वाला किसान जब बेताब होता है तो उसकी आग कैसे बड़े बड़े तंत्र को झुलसाने लगती है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सूबों की चौहद्दी किसानों की सामूहिक पीड़ा के विस्तार को रोक नहीं पाई। कहीं एक कोने से कुछ किसानों ने हुंकार भरी तो जगह जगह से एक जैसी आवाज उठने लगी। बार कहीं पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, इतना पीसफुली उनका आंदोलन चला, और वो पीसफुली हाईवे के ऊपर निकल के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप अपनी कैपिटल के ऊपर जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेसी किस बात के लिए? हरियाणा सरकार ने रोकने का काम करा, उन पे आंसू गैस और पानी छोड़ने का काम करा। तो हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, न कि किसी स्टेट से है। पहले पंजाब के किसानों ने कूच भरी, फिर हरियाणा के किसान जुट गए,
फिर दिल्ली के किसान उसी रंग में रंगने लगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा तो उनकी हुंकार से भी आंदोलन की तपिश बढ़ गई और उधर राजस्थान के किसान भी कहने लगे कि इन आवाजों में हमारी भी आवाज शामिल है। दिल्ली अपने जहांगीरी घंटे के लिए मशहूर है। इंसाफ का जहांगीर घंटा। अपने लिए इंसाफ का घंटा बजाते हुए किसानों ने दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया। हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो। सरकार वैसे ड्रामा कर रही है, सरकार कोई उसका मन नहीं है। ये 3 तारीख को जुमला रखा हुआ है, ये पहले कर सकता था, ये 26 तारीख को जब हम इधर करना था प्रोटेस्ट। किसान अपने अनाज की कीमत चाहते हैं। ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्नी की कमी न हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उनके अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया। किसानों ने हुंकार भरी है। सियासत उनके पीछे पीछे अपनी दलीलें लेकर दौड़ रही हैं, लेकिन किसानों के कदमों की रफ्तार से मिलान करने में वो हाँप जाती है। इसीलिए वो आपस में भिड़ जाती है। उन्हीं किसानों के नाम पर जो अपने हक के लिए दिल्ली तक संग्राम को खींच लाए हैं। ऐसा लगता है भाजपा की आत्मा के अंदर जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर गई और इसीलिए खट्टर सरकार जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है। 12,000 करोड़ का बजट था, 34,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो है वो किसान सम्मान निधि दी, जो किसानों के सम्मान के लिए ज़रूरी थी और वो दी गई। किसानों की कृषि बीमा योजना की गई। ऑल पार्टी मीटिंग की अगर आवश्यकता हो वो भी बुलाई जानी चाहिए और इस कानून में एक क्लॉज जोड़ना चाहिए कि संज्ञेय अपराध होगा अगर किसान को कोई संस्था या व्यक्ति एमएसपी देने से रोकता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। किसानों के हितों का सवाल वक्त बेवक्त अपना जवाब मांगता रहा है। एक बार फिर वो फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से निकलकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि साडा हक एते रख। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।